विद्वत मंडली को सादर प्रणाम। आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूँ आप सभी से, क्योंकि सबसे छोटा हूँ। मानव हैं हम, मानवता में सबका विश्वास रहे। मानव हैं हम, मानवता में सबका विश्वास रहे। जन जन में हो भाईचारा, मन में उल्लास रहे। मानव हैं हम, मानवता में सबका विश्वास रहे। हर दिन हो सबका होली सा, हर दिन हो सबका होली सा, हर रात दिवाली हो। जग जीवन महफिल सा चमके, सर्वत्र उजास रहे। मानव हैं हम, मानवता में सबका विश्वास रहे। जाति धर्म के बंधन में हम युग युग से जकड़े हैं। इन्हें काटने का हम सबका भरपूर प्रयास रहे। मानव हैं हम, मानवता में सबका विश्वास रहे। दीवारें नफरत की टूटे, मिटे दूरियां मन की। दीवारें नफरत की टूटे, मिटे दुविधा मिटे सभी के मन की, न कोई उदास रहे। मानव हैं हम, मानवता में सबका विश्वास रहे। अग्नि वायु धूप और पानी, सारे सांझे जग में। सांझी है यह धरती अपनी, सांझा आकाश रहे। मानव हैं हम, मानवता में सबका विश्वास रहे। अगला अगर कहीं अज्ञान अंधेरा, उसको मार भगाएं। अगर कहीं अज्ञान अंधेरा, उसको मार भगाएं। घर घर जले ज्ञान का दीपक, सर्वत्र उजास रहे। मानव हैं हम, मानवता में सबका विश्वास रहे। मानव हैं हम, मानवता में सबका विश्वास रहे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। और श्री धनभद्र जी हमारे बीच में विराजमान हैं। आपसे अनुरोध कि आप मंच पर आएं और अपना सम्मान स्वीकार करें। श्री विशिष्ट हिंदी से भी आपको सम्मान प्राप्त किया जा रहा है। बैंकॉक थाईलैंड से आप हमारे बीच में पधारे हैं। लिप श्री को
वही मुस्कान और वही प्यारी नज़र 7 सांसों के रे यहाँ तक चली आई है। इतने मील की दूरी भी कोई दूरी है, प्रेम की गांठ तो मर के भी खो ना पाई। बहुत तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री हवियर ओदेरो, सेंट जोसेफ, कोस्टा रिको, विशिष्ट हिंदी सेवी सम्मान आपको जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। इन्होंने ऑफर दिया कि आप आइए हमारे यहाँ कोस्टा रिका। बहुत शुभकामनाएं आपको। और डॉक्टर अनूप सिंह जी बहादुरपुर राजस्थान से हमारे बीच पधारे हैं। आपको भी हम सिंह जी को हमें सब 2 घंटे लेट देना चाहिए। शाम के शिफ्ट में देते हैं। आप मेरे सानिध्य में ऐसे करके गलती ये फोटो में तो हटा लीजिए, ये फोटो नहीं आएगी। बहुत आभार आपका। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर, विराजमान ही हैं डॉक्टर वीरपाल सिंह यादव जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग अध्यक्ष। तो सब आप चाहें तो बीच में आ सकते हैं। हाँ, बीच में चाहिए ये बराबर चल जाएगा। पंकज जी कहाँ भूल जाते हैं। मैं इनके बारे में बता रहा था कि गुरु जी के सुनेंगे सब। और अब डॉक्टर मानव स्मृति सम्मान मैं डॉक्टर सुशील शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। भिवानी, सुशीला आर्या जी भिवानी से आप हमारे बीच हैं। बहुत स्वागत आपका। उसके बाद मैं प्रोफेसर मुकुल कुमार जी से अनुरोध करूंगा। बहुत बधाई आपको। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर मुकुट अग्रवाल जी को। आप रेवाड़ी से हमारे बीच पधारे हैं। और इसके बाद मैं बहुत बधाई आपको। डॉक्टर आभा त्यागी जी पानीपत हरियाणा से हमारे बीच, बहुत स्वागत। और उसके बाद डॉक्टर राजू गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करूंगा, रोहतक हरियाणा से जो हमारे बीच हैं। आभा त्यागी जी को लड़ाई कैसे होगी समझ में नहीं आएगा। त्यागी जी कह रहे फोटो ले लो, नहीं घर में लड़ाई हो जाएगी। प्रोफेसर मोहन प्रसाद जी कंचनपुर नेपाल से हमारे बीच हैं। आइए प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर मोहन प्रसाद चौधरी जी, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। से आप हमारे बीच पधारे हैं। प्रोफेसर मोहन प्रसाद चौधरी जी, क्या हो रहा है? सेटिंग क्या ठीक है अभी वो खैरी नहीं है।
थोड़ी देर में बताऊंगा। भगवान पशुपति नाथ जी की भूमि से आप पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत मुजफ्फरपुर बिहार से आप पधारी हैं। सुश्री रजनी बहुत इधर सर आइए सर। बेटे हस्ताक्षर भी करवा लो मधुर जी की। बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। अब दोबारा हैदराबाद तेलंगाना से हमारे बीच पर आए। क्या करिए, हमारी स्टेज भी छोटी है। ये तो बड़ा है। हाँ ये तो है। लोग बहुत बड़े बड़े इतने बड़े मान बात यही है। बहुत बहुत जी को सुनना है अभी। भीड़ हो रही थी पीछे, लोग कह रहे आप मेरे सानिध्य में इसलिए करके गलती ये फोटो में तो हटा लीजिए, ये फोटो नहीं आएगी फिर। बहुत आभार आपका। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर, विराजमान ही हैं डॉक्टर वीरपाल सिंह यादव जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग अध्यक्ष। डॉक्टर साहब आप चाहे तो बीच में आ सकते हैं। हाँ, बीच में आ जाओ। ये बराबर चलने बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। और श्री धन भद्र जी हमारे बीच में विराजमान हैं। आपसे अनुरोध कि आप मंच पर आएं और अपना सम्मान स्वीकार करें। श्री विशिष्ट हिंदी से भी आपको सम्मान प्राप्त किया जा रहा है। बैंकॉक थाईलैंड से आप हमारे बीच में पधारे हैं। लिप श्री को वही मुस्कान और वही प्यारी नजर 7 सांसों के रे यहाँ तक चली आई है। इतने मील की दूरी भी कोई दूरी है, प्रेम की गांठ तो मर के भी खो ना पाई। बहुत तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री हवियर ओदेरो, सेन जोसो, कोस्टा रिको, विशिष्ट हिंदी सेवी सम्मान आपको जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। इन्होंने ऑफर दिया कि आप आइए हमारे यहाँ। कोस्टा रिका। बहुत शुभकामनाएं आपको। और डॉक्टर अनूप सिंह जी बहादुरपुर राजस्थान से हमारे बीच पधारे हैं। आपको भी हम सिंह जी को हमेशा 2 घंटे लेट देना चाहिए। शाम के शिफ्ट में देते हैं। देखिए, नागरी लिपि की बात चल रही है और अभी मैडम ने हिंदी की बात की, तो मैं अपनी एक छोटी सी कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। और देखिएगा कि एक शब्द के कितने जो हैं
शब्द निकले हैं एक ही से। ईश्वर के कितने पर्यायवाची शब्द हैं। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे ईश्वर, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूर्त, हे शक्ति रूप, हे गुणागार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हों, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में कलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे। कविता चाहेगी धरती पर, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे। अरे जब तक सूरज चंदा चमके, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। देखिए, एक शब्द के इतने पर्यायवाची देने की जो क्षमता है वो केवल हमारी माँ हिंदी भाषा में है। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे जब सर बता रहे थे मेरे बारे में कि मैं अपना परिचय कैसे देती हूँ, तो मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं भारत की बेटी हूँ, सूरीनाम की बहू हूँ और नीदरलैंड की निवासी हूँ। इसमें मुझे कहीं भी हिचकिचाहट नहीं होती हिंदी में बोलने में। और यही मैं बताना चाहती हूँ, मैंने ऐसा महसूस किया जब सर सूरीनाम के बारे में बता रहे थे कि बहुत कम जानकारी है। मुझे ऐसा लगता है कि फिजी ने और मॉरिशस ने सूरीनाम और गुयाना को ढक दिया। तो मैं बहुत कम शब्दों में, देवनागरी लिपि की बात बहुत हो गई है, हिंदी वहाँ कैसे रही, सूरीनाम से हॉलैंड कैसे पहुँची, नीदरलैंड कैसे पहुँची, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देती हूँ। ये कहानी शुरू होती है 1873 से 1934 के बीच में, जब ब्रिटिश राज्य था और डच लोग यहाँ आए थे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, डच लोग जो है वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं हमारे, जैसा कि अभी कहा भाई साहब ने, पंकज भाई साहब ने, हरियाणवी लोगों की तरह। तो ब्रिटिश लोगों ने कहा ठीक है भाई, आप आओ रहो, लेकिन भारत आपको नहीं देंगे, क्योंकि भारत तो सोने की चिड़िया है, आपको कौन देगा, अपना बहुमूल्य चीज़ कौन देता है। तो उन्होंने कहा आपको यहाँ से जो चाहिए हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा हमारी जो वित्तीय व्यवस्था है वो बहुत नीचे आ गई है, तो हम चाहते हैं यहाँ से कपास की खेती के लिए और गन्ने की और धान की खेती के लिए आप हमें किसान दें। तो उन्होंने कहा हाँ मिल जाएंगे। उस समय क्या हुआ था, जो आंदोलन चल रहा था दास प्रथा के लिए, तो दास प्रथा तो बंद हो गई थी, अब दास बना के तो नहीं लेके जा सकते थे। तो आज भी वो प्रथा शुरू है, वैसे हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट आर्बाइदर हम लोग बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर जाते हैं विदेश में नौकरी करने के लिए, ये उसी का प्राचीन रूप समझ लीजिए 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में। तो उन्होंने 5-5 साल का एग्रीमेंट किया कि भाई आप 5 साल के लिए चलिए हमारे साथ, क्योंकि उस समय आर्थिक व्यवस्था भारत की भी सही नहीं थी, जातिवाद बहुत फैल गया था, लोगों में एक हीन भावना सी भी आ गई थी कि हमको कोई पूछ नहीं रहा, लगान इतना बढ़ गया है, खेत बिक चुके हैं, कुछ है नहीं, क्या करेंगे। बेचारों ने बात मान ली, कुछ खुशी खुशी गए, कुछ मजबूरी में गए, लेकिन एक 5 साल का एग्रीमेंट हुआ कि चलो श्री राम के गांव चलते हैं। अब श्री राम का जहाँ नाम हो वहाँ कौन मना करेगा जाने से। गए वो लोग, जैसे ही वहाँ उतरे 2.5 महीने की यात्रा के बाद 5 जून को, तो वहाँ पे ना श्री राम थे, ना भगवान थे, न जमीन थी, जंगल था, दलदल था। और ऐसा जंगल था कि आप दिन में भी वहाँ पैर नहीं रख सकते थे। लेकिन वहाँ पर दास थे,
अफ्रीकन लोग पहले से मौजूद थे। तो कैसे बोलते हैं, आदिवासी लोग जैसे कि यहाँ होते हैं वैसे वो वहाँ पर थे। तो भारतीय तो जैसे आपको मालूम ही है, कठिन परिश्रम के लिए ये लोग प्रसिद्ध हैं। तो इन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा भारत बसाया, इंडिया नहीं बसाया, भारत बसाया। मैं भारत क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब हमारे पूर्वज वहाँ गए थे तो अपने साथ वो अंग्रेजी की पुस्तक नहीं ले गए थे, पैंट भी नहीं ले गए थे, धोती कुर्ता घाघरी, रामायण महाभारत, ढोल ताशे। और क्योंकि किसान लोग पहले गए थे तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा गुण था जो पढ़े लिखे नहीं थे कि वो बहुत अच्छे तरीके से भजन गा सकते थे, चौताल बजा सकते थे। लौंडा का नाच, क्योंकि ज़्यादातर लोग उत्तरी भारत से गए थे, तो लौंडा का नाच जो है, जैसे इन दिनों बरसाने में भी होता है, स्वांग रचा के हम लोग जो पुरुष होते हैं वो स्त्री के कपड़े पहन के नाच करते हैं, तो हम लोग उसे लौंडा का नाच बोलते हैं। वैसी संस्कृति हम ले गए थे। और जब वहाँ दुखी होते थे सारा दिन से, तो एक चौपाल से में कहीं इकट्ठे हो जाते थे और अपनी भाषा में बतियाते थे। तो उस समय ना हमारे पास कोई मुद्रण का साधन था कि हम जो गा रहे हैं या लिख रहे हैं उसको कहीं छपवा लें। तो जो 2-4 लोग पढ़े लिखे थे वो उन्होंने हाथ से ही लिखा। अभी पिछले वर्ष 150 साल पूरे हुए हैं अप्रवासी दिवस के, तो वहाँ उन्होंने शुरुआत की। थोड़ा समय बीता, 5 साल बाद उनको कहा गया, भाई अब तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म हो गया, अब आप जाना चाहो भारत तो जा सकते हो। कुछ लोग आए भी भारत। जब वो भारत आए तो उन्होंने कहा, भैया तुम 7 समुंदर पार गए हो, जात खोकर आ गए हो, अब तुम्हारी यहाँ जगह नहीं है। कुछ लोगों ने सोचा, अब ये देखो 5 साल बाद आया, ये जमीन में से हिस्सा ले लेगा, घर बांट लेगा, तुम जाओ। तो कुछ लोग रहे यहाँ पर जिनको अपनाया गया, बाकियों को फिर वापस वहीं जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा, जब हमको यहीं रहना है, सब कुछ यहीं करना है, तो हम यहीं भारत बसाते हैं। तो उन लोगों ने अपने खर्चे से वहाँ मंदिर स्थापित किए। अच्छा, फिर जब 5 साल हो गए तो उन्होंने कहा, अब ना आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजो। और भारतीयों को लगा, भैया ये गोरे लोग हैं, स्कूल में जाएंगे तो अपनी भाषा पढ़ाएंगे, ईसाई भी बना सकते हैं बच्चों को। हम में से जो थोड़े बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं घर में ही पढ़ाते हैं बच्चों को। तो इस तरह से शुरू हुई हिंदी की शुरुआत वहाँ। और उसके बाद थोड़े से लोग और समृद्ध होते गए, तो वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी तक स्कूल थे। उसके बाद जो लोग खर्चा उठा सकते थे वो लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भारत भेजते थे, जिसमें से मेरे ससुराल का परिवार भी एक था, ननन पांडे परिवार, जिन्होंने अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए यहाँ भेजा। तो हमारी जो आजा थे वो आदरणीय कमलापति त्रिपाठी जी के बैचमेट थे, और उनके सहयोग से उन्होंने पहली बार सूरीनाम में सरस्वती पूजा स्थापित की। 65 साल तक वो हिंदू महासभा के सभापति रहे, आज 94 साल के हैं। और एक परंपरा चली आ रही है भारतवंशी जो वहाँ है कि हर घर में एक मंदिर है। चाहे बच्चा, क्योंकि वहाँ जाते ही उनको डच पासपोर्ट मिल गए थे, डच बोलना कंपलसरी था, लेकिन उन्होंने घर में अपनी भाषा बना के रखी। तो ऐसा तो नहीं कह सकते बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलते थे, लेकिन हिंदी, अवधी, मगही सबको मिला के एक भाषा तैयार की जिसका नाम था सरनामी हिंदी। तो सरनामी हिंदी जब बच्चों की दिलचस्पी जागी और वो थोड़े भारत आए तो उन्होंने कहा, अरे हम यहाँ संस्था बनाते हैं। लेकिन उस समय संस्था को ज़्यादा सहयोग नहीं मिला वहाँ की सरकार से, इसलिए उन्होंने अपनी संस्था बनाई, सूरीनाम हिंदी परिषद, जिसको पिछले साल 45 वर्ष हुए। फिर बाद में जब दूतावास वहाँ खोले गए, भारत के दूतावास सूरीनाम में, तो वहाँ के दूतावासों ने सहयोग किया और इसका पाठ्यक्रम जो बना वो गांधी जी का पाठ्यक्रम था, वर्धा। और वही पाठ्यक्रम आया हॉलैंड में, क्योंकि 1975 में सूरीनाम जब आज़ाद हुआ डच लोगों से, तो वो उनको अनुमति मिल गई थी कि आप हॉलैंड आ सकते हैं। तो उन्होंने फिर से मेहनत की और फिर से हॉलैंड में भारत बसाया। और आज हॉलैंड में हमारे 50 सनातन धर्म के मंदिर हैं, हमारे प्रवासी भारतीयों ने जो अपने खर्चों से बनाए हैं। 5 हिंदू स्कूल हैं जिनके नाम सरस्वती विद्यालय है, ऐसे करके हिंदी नाम है उनके, प्राइमरी स्कूल हैं। क्योंकि वहाँ नीदरलैंड में क्या है
कि आपको अनुमति नहीं है दूसरी भाषा के स्कूल खोलने की, लेकिन फिर भी हमारी लगन देखकर उन्होंने एक भाषा को, हिंदी भाषा को उसमें रखा हुआ है। तो प्राइमरी हम इसलिए चाहते थे कि हमारे बच्चों को अगर जड़ से मजबूत किया जाए तो हिंदी आगे मजबूत हो जाएगी, तो इसलिए हमने प्राइमरी में वो रखा कि आप हमें प्राइमरी स्कूल में ये दीजिए। और सन 1983 तक वहाँ पर लाइडन यूनिवर्सिटी, जो बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हिंदी का एक डिपार्टमेंट था। प्रोफेसर मोहनकांत गौतम जो 1960 में वहाँ गए थे, उन्होंने बहुत हिंदी के लिए वहाँ पे काम किया और हिंदी परिषद नीदरलैंड की स्थापना की। हिंदी का एक चैनल चलाया, ओम, जिसमें हमारे सांस्कृतिक जानकारी के साथ साथ भाषाई जानकारी भी दी जाती थी। 15 सालों तक वो चैनल बहुत अच्छे से चला। और फिर मैं भी इस काम में छोटी सी आहुति, जब मैं वहाँ पहुँची 20 वर्ष पहले, तो मुझे लगा अरे जब ये लोग इतने वर्षों से संभाल सकते हैं हिंदी, तो मैं भी थोड़ी सी आहुति इसमें दे सकती हूँ, इस पुण्य काम में। तो मैं भी इस काम के साथ जुड़ गई। वैसे मैं वहाँ की टाउन हॉल समिति की, परामर्श समिति की सदस्य हूँ नीदरलैंड की। लेकिन मुझे लगा जब मेरे खुद के बच्चे भी, अरे मेरे बच्चे भाषा भूल जाएंगे, क्योंकि हम डच बोलते पढ़ते खाते पीते हैं, तो मेरे भाषा भूल जाएंगे। इसलिए मैंने अपने बच्चों के लिए शुरुआत की थी वहाँ के बाल साहित्यकार के उपन्यास को हिंदी में करने की। तो उसको, क्योंकि वहाँ पे हिंदी लाइब्रेरी में हिंदी की पुस्तकें नहीं थी पुस्तकालय में, तो ये एक छोटी सी शुरुआत थी मेरी। और इस शुरुआत में मेरा जो स्कूल के डायरेक्टर थे वो बाल साहित्यकार थे, उन्होंने सहयोग दिया। इस बार इसका दूसरा एडिशन छपा है, जो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो हिंदी समझ सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। तो एक तरफ इसमें देवनागरी हिंदी है और दूसरा पेज जो है व्हाट्सएप की हिंदी या रोमन हिंदी, ताकि वहाँ का साहित्य यहाँ तक पहुँचे और यहाँ का साहित्य या यहाँ की संस्कृति सूरीनाम और हॉलैंड तक पहुँचे। मैंने सोचा जब मैं इन 3 देशों को रिप्रेजेंट करती हूँ तो एक सेतु का काम मैं अच्छे से कर सकती हूँ। तो इसलिए ऐसे वहाँ पे हिंदी की शुरुआत हुई और मैं हिंदी के बहुत सारे कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ की सभ्यता को यहाँ तक ले आऊँ हिंदी के प्रयास से। और देखिए बहुत अच्छी बात सर ने भी अभी कही थी, जो हमारे यहाँ देवनागरी में और हिंदी में जो शब्द हैं, हर शब्द के पीछे एक अर्थ है और उस अर्थ के साथ साथ रिश्ते हैं, उन रिश्तों में सम्मान है। नीदरलैंड में क्या है, आप बोलते हैं ओपा, अब पता नहीं ये माँ के पिता के बारे में बात कर रहे हैं या पापा की, ये नाना है या दादा है, दोनों के लिए एक ही शब्द है ओपा। और नानी के लिए शब्द है ओमा, नानी भी ओमा है, दादी भी ओमा है, हमें पता ही नहीं है ये किसकी बात है। अभी देखिए रिश्ते कितने हैं हमारे यहाँ, मामा है, चाची है, चाचा है, ताऊ है, दादा है, ये सब रिश्ते हैं। उनके यहाँ अंकल है, अंकल तो अंग्रेजी का है, उनके यहाँ चाचा, मामा, ताऊ, इन सब के लिए एक नाम है ओम। जो है वो भी इन लॉ है। हाँ, जो है वो भी इन लॉ नहीं, वो उसमें नहीं है। हाँ जी, हाँ। और देखिए हम जब बोलते हैं कि हमारे ताऊ जी हैं, ये हमारे दादाजी हैं, तो वो सिर्फ रिश्ता हम नहीं बताते हैं, उस रिश्ते के साथ हम सम्मान दिखाते हैं कि ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे ताऊ जी हैं। तो वो सम्मान वहाँ नहीं आता। ओम, तांत, अब पता ही नहीं, चाची है, बुआ है, मौसी है, पता नहीं कौन सी तांत है, फिर पूछना पड़ता है भैया क्या है। हाँ, अच्छा, अब हम बड़े आसानी से बता देते हैं कि ये मेरी भांजी है, ये जो है ये मेरी कजन है और ये मेरी चचेरी बहन है। और वहाँ पे क्या आता है, ये मेरी निख्त है, ये मेरा नेफ है। अब पता नहीं ये कौन सा नेफ है, तुम्हारी मौसी का बेटा है, चाचा का, ताऊ का, किसका बच्चा है, ये भांजी है, तो आपको पता लग रहा है मेरी बहन की बेटी है। अभी उनको बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा ये किसकी बेटी की बात कर रहे हैं, कौन से वाले रिश्ते की, दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं। तो हिंदी जो है, मैं जब अभी मुझे 20 साल हो गए वहाँ रहते हुए, और करीब 18 वर्षों से मैं जो भारतीय समुदाय है, प्रवासी भारतीय समुदाय, वहाँ पे हर 15 अगस्त को अपने भारत की शान में 2 शब्द बोलने का मौका मुझे मिलता है। तो मैं वहाँ पर, मेरी कोशिश होती है कि मैं उन लोगों को बताऊं कि हम ऐसे वाले नहीं हैं, हम ऐसे वाले हैं, हम राजा हैं, ये चोर हैं। ये बिल्कुल सही है,
चुरा के लेके गए, वो लोग तो समुद्री लुटेरे थे, उनकी कोई संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति से उन्होंने सीखा। आयुर्वेद क्या है, अब वो बुद्धा की संस्कृति वहाँ अपना रहे हैं, सनातन की संस्कृति वहाँ अपना रहे हैं, क्योंकि उनको धीरे धीरे इंटरनेट के द्वारा, हमारी हवाई सेवा के द्वारा और सरकार के OCI कार्ड के द्वारा इतनी आसानी हो गई है कि वो भारत आके रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो मेरे गोरे कार्यकर्ता हैं साथ में, वो पूछते हैं रितु भारत में अंग्रेज हैं? मैंने बोला अरे नहीं है ना, बहुत साल पहले चले गए। तो सब अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? तो यहाँ मैं थोड़ी सी शर्मिंदा हूँ कि अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूरोप के आप किसी भी देश में जाएंगे, वहाँ अंग्रेजी नहीं आपको सुनने बोलने को मिलेगी। अंग्रेजी भाषा जो है वो सिर्फ पर्यटन की भाषा है, पढ़ाई लिखाई व्यवहार संबंधों की भाषा वो नहीं है। इसलिए जो बच्चे सोचते हैं, जो युवा सोचते हैं कि हमें हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी पर ध्यान देना है और हम अंग्रेजी पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे या उसकी पकड़ कसकर रखेंगे अंग्रेजी की, तो हम विदेशों में आराम से काम चला लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अंग्रेजी से सिर्फ आप जो मिनी इंडिया बन चुके औपनिवेशिक देश हैं, लंदन, कनाडा, अमेरिका, वहाँ काम चला सकते हैं, यूरोप में नहीं चला सकते। जब आप अपनी हिंदी वहाँ बोलते हैं तो वो लोग आप पर अभिमान करते हैं। मैं 20 वर्ष पहले गई थी और मैं सरकारी तंत्र में काम करती हूँ, तब भी मेरी बिंदी यहीं थी, आज भी मेरी बिंदी यहीं है, चाहे मैं मेयर के साथ बैठी। बिल्कुल, इसीलिए मैं बोलती हूँ माथे पे लगा के बिंदी हम पढ़ेंगे हिंदी। और यही मैं वहाँ के युवाओं को भी यही सलाह देती हूँ, अपनी भाषा, अपने संस्कार कभी मत छोड़िए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपकी बिंदी को और आपकी शानदार हिंदी को सलाम। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाम। फुल्या लाला सिलगढी को पल्ला चाला, कलाउ फुल्या लाला, छोडसंगी पिछौडी चाला, फाल्छु माया जाला, पिछौडी फाल्छु माया जाला बोटल। इसके साथ ये तो मेरी अपनी मातृभाषा में बोला था, मैं समझ में। और डॉक्टर साहब के जब समीप आ गए, हम हिंदी में भी बोलना और अपने शब्द भाव व्यक्त करने की क्षमता विकसित हुई है। हाथ मिले, पाँव मिले, बोली वचन प्यार मिले, कला खिले, गला मिले, हृदय की धड़कन मिली, संस्कृति की झाल मिली, साहित्य की जाल मिली, आते जाते ताल मिली, हम सब की बात मिली, तब तो हम यहाँ आए। परम आदरणीय वंदनीय व्यक्तित्व विद्वान जनों को मैं सबसे पहले सादर नमन करता हूँ। मंचासीन प्रबुद्ध व्यक्तियों, उपस्थित मान्यजनों को सादर नमन, ढोक प्रणाम व्यक्त करता हूं। अंतर हृदय से हार्दिक आभार और सम्मान भी व्यक्त करता हूं। मानव शब्द का व्याख्या सुन चुके हो। मैं भी आज से करीब 1.5 दशक हो गए वहां के समीप में शिष्यता प्रदान करते हुए। इसलिए अब मैं ये निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि जो समाज के लिए, देश के लिए भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति के धरोहर पुरुष है, वो मानव नहीं रह गए, महामानव हो चुके हैं। उनको मैं महामानव कहना चाहूंगा। जिसकी प्रेरणा और जो उनका कोई हमें संदेश आता है या सलाह आती है, उसको हम आदेश मानते हैं, क्योंकि हम गुरु का आदर करना आता है, हमें गुरु को प्रणाम करना आता है। सामीप्यता में बैठ के
सद्गुणों का विकास में मेरे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा है। इसलिए मैं ऐसे महामानव जी को और माता जी को, ये ट्रस्ट परिवार को, और पंकज जी का ध्वनि तो सुनते ही मैं शुरू के दिन में जिस दिन यहाँ आया था वही थे संसाधक, आज भी उनको पाया। ये ध्वनि मेरे कानों पर गूंज रहती है जब मैं समारोह में जाता हूँ। सहभागी होने का सौभाग्य मिला, विचारों के आदान प्रदान और जो सीखने का अवसर मिला, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आज के प्रबुद्ध व्यक्तियों से जो विचार आप और हमें सुनने मिले, सीखने का अवसर मिला, इसके लिए इससे हमारा मिलन में को पुनर्जागृत किया है और नए संबंधों की ये भी कड़ी हो सकती है, क्योंकि देवनागरी की लिपि का प्रयोग करते हैं नेपाल में। भले वो बोली उनका अलग अलग है, भाषा एक अलग है, लेकिन लिपि एक ही है। ऐसे और नेपाल की उनकी संरक्षण के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, संविधान की धारा 1 में उल्लेख कर दिया है। नेपाल के संविधान की धारा 1 में क्या लिखा है कि नेपाल में बोली जाने वाली सब भाषा नेपाली भाषा है, वो राष्ट्रीय भाषा है, ऐसी मान्यता दी गई है। लेकिन बहुत गौरव की बात है कि उसी धारा प्रस्तावना में लिखा है कि देवनागरी की लिपि में लिखा हुआ नेपाली। उसकी संरक्षण के लिए संघीय स्तर पर जो सरकार, नेपाल सरकार काम करती है, उसकी आधिकारिकता की कामकाज की भाषा भी वही बनाया है, कोई और भाषा नहीं है। भाषा जितनी देश और समाज में बहुत भाषाएं होती है, लेकिन उसका संरक्षण होना जरूरी है, क्योंकि वो संस्कृति से जुड़ा हुआ पाता है। इसलिए नेपाल सरकार ने जो 7 प्रदेश बनाए हैं नेपाल के, उनमें 14 भाषा का सिफारिश किया है। अब वो प्रदेश की आधिकारिक भाषा रहेंगे, लेकिन उनकी लिपि देवनागरी की। अब हम नेपाल के अतिरिक्त 7 प्रांतों की, प्रदेशों की भाषाएं मिलेगी नेपाली के अतिरिक्त भी, लेकिन उनकी लिपि देवनागरी की है। ये सिफारिश भाषा आयोग ने कर चुके हैं। और अब ये मुझे इतना विद्युत वर्गों के जो समीप में बैठने का अवसर मिला, इसमें मैं देवनागरी की लिपि का महत्व क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई, इसका क्यों बचाना है, ये देवनागरी की समस्या क्या है, उसको समाधान कैसे किया जाए, यहाँ मैं व्याख्या करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इतने प्रबुद्ध व्यक्तित्वों के सामने मैं एक शिकारो आदमी हूँ। मैं तो पहले खुद समझना है और दूसरों को समझाना है। जब खुद समझेगा और दूसरों को समझाएगा, उससे आत्मीयता आएगी, सामीप्यता बढ़ेगी, भातृत्व, विश्व बंधुत्व की भावना की विकास होगा। इसके लिए पुरातात्विक अध्ययन होना जरूरी है। जो पुरातात्विक अध्ययन, इतिहास अनुसंधान के विद्यार्थियों को के लिए ये भाषा जानना जरूरी है, ये लिपि जानना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से ग्रंथें इस लिपि में लिखी हुई है। इतिहास से सीखते हैं, उत्साहित होते हैं और उसी के आधार पर नया अनुसंधान करते हैं ना। इसलिए भी ये जरूरी है कि हमारी सभ्यताएं, पुरातत्व, इतिहास का अध्ययन के लिए हमें लिपि का ज्ञान होना जरूरी है। पर्यटन, व्यवसाय और शिक्षा के लिए तो आवश्यक हो गया। अब क्या किया जाएगा इसको संरक्षण के लिए? ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रयोग करें, पत्र पत्रिकाएं बनाए। छोटी सी एक उदाहरण, ये पत्रिका निकलती है, मैं इसका प्रधान संपादक था। ये रामनिवास मानव जी का एक कविता हमने इसमें छापा। इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे नेपाली भाषा में है। पत्रिका तो नेपाल की है, नेपाल में है, लेकिन डॉक्टर साहब का हमने एक स्थान देकर वो कविता फेंकी, तो उसमें तो केवल अक्षर फर्क थे, नेपाली अक्षर और हिंदी अक्षर, लेकिन उसका भाव, क्योंकि वो देवनागरी में लिखा हुआ था डॉक्टर साहब ने। वो लिपि नेपाल की भी लिपि है, नेपाली कवि ने। आजकल
साहित्य संगम के किसी कार्यक्रम में आएंगे तो उनका ये धुंधला है नेपथ्य। इससे पहले मैंने छापा था एक दोहा, वो अभी वो लोग वहां के साहित्यकार लोग ये गाते हैं पकड़, क्योंकि ये जब ये अनुवाद हुई, अनुवाद तो हमने इसको किया नहीं है, अब करेंगे, लेकिन अनुवाद से पहले वही शब्द में देवनागरी की लिपि में लिखा हुआ ऐसे स्थान मिले। ये ज्यादा से ज्यादा होना है, क्योंकि हमारा ज्ञान संस्कृति से जुड़ा है। संस्कृति बहुत प्यारी होती है। तो विंध्या से संस्कृति की बात आई, आदमी अपनी संस्कृति पर जब मिल जाता है उसमें अपनापन आ जाता है और मानव होके सीखने की नैतिकता झलकती है। उससे एक ये आपसी एकता और मेल मिलाप का प्रतीक मुझे लगता है। देवनागरिक में भी लिखे हुए ग्रंथों और संदेशों को आध्यात्मिक चिंतन का है, विश्व बंधुत्व की भाव उसमें मिली जाती है। अब आयुर्वेद और ज्ञान योग हमारी संपदा है। अंग्रेजी दवाएं खा के हम क्या हो गए, साइड इफेक्ट है, दुनिया है। अब इसकी खोज और अनुसंधान करने के लिए वो ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भी हमें तो लिपि तो आवश्यक है ना। इसलिए मैं आप लोगों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, ये सीखने का और उत्प्रेरण करने के लिए नेपाल से संगम को निमंत्रणा करके आपने उन्हें गौरवान्वित किया है। ये बहुत कुछ, आज तो मैंने क्लास लिया है, प्रोफेसर सरों ने बोल दिया है कि हमें क्लास लेके भेज रहे हैं। ये आप लोगों की समय पता हमारे देश में भी मैं आमंत्रित करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये संदेश वहां पहुंचना जरूरी है जो आपने किया। ये संदेश हम दो भाई हमारे मोहन प्रसाद चौधरी जी जो नेपाल की संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, वो विश्वविद्यालय जुड़ चुका है। डॉक्टर साहब से सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय और त्रिभुवन विश्वविद्यालय पहले से जुड़ चुके थे, लेकिन अब एक ठप हो गया है। इसमें हम प्रयास करेंगे। सभी जनों को सादर नमन भी करता हूँ। बहुत ही आत्मीय माननीय का व्याख्यान रहा। आपने भाषा और लिपि की जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान खींचा। निश्चित रूप से हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। इन तथ्यों का भी हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और भाषा और संस्कृति तो बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। मनुष्य ही भाषा के कारण बनता है। भाषा ही है लगभग 10,000 वर्ष पहले जो मानवीय सभ्यता में भाषा का आगमन हुआ, तो ही तो अन्य जीवों से हम इतर हो पाए। अपने लगातार अनुभवों को उसके माध्यम से सजोना और एक पीढ़ी के माध्यम से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, तो ये भाषा और संस्कृति के माध्यम से और लिपि के माध्यम से ही हो पाता है। बहुत आभार आदरणीय, बहुत ही विद्वतापूर्ण व्याख्यान आपका हमने सुना। और नागरी लिपि किस प्रकार से स्वतंत्रता के साधक बनी हमने जानने का प्रयास किया। निश्चित रूप से हरियाणा भी भाषा के आधार पर बना हुआ ही राज्य है। और भाषा और लिपि हमारी संस्कृति और संस्कारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शोधार्थी पीछे बैठे हैं, तो एक बार मैंने बच्चों से पूछा, बेटा सच्चाई और वहम में क्या अंतर है? तो कह रहे सर आप पढ़ा रहे हैं सच्चाई है, हम पढ़ रहे हैं आप। तो मैं निवेदन बच्चों आपसे करना चाहता हूं कि आपको थोड़ा गहराई के साथ चीजों को समझना चाहिए। ऐसी ऐसी विभूतियां जब हमारे साथ हैं, हमारे साथ विराजमान हैं, तो हमें जानना और समझना चाहिए। सच तो यह है कि जब डॉक्टर साहब के साथ शुरू में हम बैठते थे तो हमारी यही स्थिति थी। लोग आते थे, ये सच्चाई है, और हम उनको सुनते थे, समझ पाते थे। हरियाणा तो सहज लोगों का है, ये वहम था उनको। पर अब धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि चीजों को जानें। अब हमें पता है कि ऑकलैंड न्यूजीलैंड से भारत दर्शन पत्रिका निकल रही है, क्योंकि रोहित कुमार हैप्पी जी इसी भूमि पर आए, हमसे मिले, चर्चा शुरू हुई। तो अब हम उस पत्रिका को देख पाते हैं। पहली पत्रिका है, हिंदी साहित्य को समर्पित पत्रिका है। हिमालयी पत्रिका जो निकाल रही हैं वो भी आई हैं। श्वेता दीप्ति जी काठमांडू से 3 बार हमारे कार्यक्रम में आई। हरियाणा के गुण जो रमा शर्मा जी टोक्यो जापान से पत्रिका निकालती हैं, वो हमारे कार्यक्रमों में यहाँ आई। नॉर्वे से
जो हैं आदरणीय। बच्चे भी आए हैं। एक बच्चा मेरे साथ आया था, वो कह रहा था कि क्या क्या भाषण होगा। देवनागरी लिपि नाम सुना है जो लिखते हैं वो, मैंने उसी प्रवाद भाषण, तो मैं भी सुनूंगा बैठा हुआ पर। तो बच्चे भी हैं, वो भी पता नहीं, जैसे अभी कहा ना तो उनकी बहन भी हम भी बहन के शिकार थे। आप पता नहीं, हम सच्चाई एक बहन में कुछ पता ही नहीं चलता। इस सम्मेलन में पधार कर मेरा ये शायद दूसरा मौका है जब मैं नागरी लिपि के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यहाँ आया हूँ। उस समय शायद 5-4 साहब आए थे, और भी लोग थे, देश विदेश से भी लोग थे, आज भी शायद हैं, बाहर से पधारे हुए थे। हाँ, 7 देशों का है। अच्छा, तो इतना बड़ा जो, अच्छा मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ जो कंपाउंड होता है ना वो बड़ा होता है, और जो सहभागी होते हैं, प्रतिभागी होते हैं ना, वो थोड़े आगे से रहते हैं। खाली आवाज देखिए, छोटा कंपाउंड है लेकिन फुल बना हुआ है। ये इस आयोजन की सफलता का सूचक है, और इसमें निश्चय ही हमारे अंकल जी और हमारे आदरणीय गुरु जी प्रोफेसर रामदास मानव जी का बड़ा योगदान है। बड़ी मेहनत की उन्होंने। मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ, और ऐसा हिस्सा हूँ जो मैं दिखाई कम देता हूँ, लेकिन उनका अधिकार शायद सबसे ज़्यादा मुझ पर है। जब भी कभी डांट भी देते हैं मुझे, आज भी डांट के ही बुलाया है, भागते आया हूँ तो दिखाई कम देता हूँ। खैर, अभी सर बोल रहे थे श्री वीरपाल सिंह जी, लिपि पर आपने पहले भी ऐसे सम्मेलनों में लिपि की हमारी, इसमें तो कोई शक ही नहीं, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि हमारी लिपि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, और दिखने में इतनी सुंदर लिपि है कि इसका मोह हम छोड़ नहीं पाते, छोड़ेंगे भी नहीं। सर ने जैसे बताया कि हमने अपनी हिंदी जो है, हिंदी प्रदेश है हमारा, ये हमारा धर्म हो गया है एक तरह से। लोगों ने इसको धर्म के रूप में लिया था, और तब ही जाके इस लिपि का इतना विकास हुआ। लेकिन आज मैं थोड़ा अलग से बोलना चाहता हूँ सर। आपका उसका पूरक है ये दरअसल, जितनी इसकी विशेषताएं हैं, जितना इसका सौंदर्य है, उस सब के बावजूद जब हम किसी के तुलनात्मक रूप से हम जब देखते हैं ना, तब पता लगता है वास्तविकता का। मैं आपको आज एक छोटा सा दृष्टांत देखकर उस बात को अपनी को करूँगा शुरू। हमारे देश में लाखों युवा प्रतिवर्ष यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेते हैं। बहुत सारे हमारे प्रीलिम्स में रह जाते हैं, और मेंस में कुछ 10,000 के लगभग 9-10 हज़ार बच्चे हर साल उसमें भाग लेते हैं। और उस परीक्षा में मीडियम का बड़ा रोल है कि किस मीडियम में हम आंसर से, मेंस की बात कर रहा हूँ सर। और उसमें बड़ा जो भाग है सब्जेक्ट के अलावा वो है जनरल स्टडीज का, और उसमें या तो अंग्रेजी में लिखें या भारतीय भाषाओं में लिखें। आजकल ऐसी छूट हो गई है। तो मैं वो स्टेटिस्टिक्स देख रहा था यूपीएससी की, तो 2017-18 तक बच्चे भाग ले रहे हैं हिंदी मीडियम के 1,000 या उससे ज्यादा। जैसे 19, 20, 21 और 22 की तरफ हम बढ़ते हैं, बच्चों की संख्या एकाएक कम होती जा रही है। 800 हुई, 700 हुई, 600 हुई, 500 हुई, और 23 का जब आंकड़ा देखोगे तो 500 से नीचे है। पिछले 22 और 23 में यूपीएससी मेंस की परीक्षा दे रहे हमारे होनहार युवा 400 और 500 के बीच में सिमट गए हैं। इसका कारण आप ये कह सकते हैं कि पेपर इस तरह से बन रहा है प्रीलिम्स का कि हिंदी माध्यम वाले बच्चे उसमें कम सफल हो रहे हैं, हो सकता है, ये एक बात हो सकती है। लेकिन वहाँ ज्ञान का खेल है। अगर हिंदी माध्यम में भी अगर आप पढ़ रहे हो और नॉलेज अच्छी है तो प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। बात कहाँ आती है कि बच्चे मेंस में इतने कम क्यों ले रहे हैं हिंदी मीडियम, और तमिल और तेलुगु, कन्नड़ और मराठी, गुजराती, बंगाली के पहले बहुत थे, एकदम गायब हो गए। अब बंगाली के 5 बच्चे बड़ी मुश्किल से, हर साल की परीक्षा की बात कर रहा हूँ, अब जो लेटेस्ट है वो। मराठी में खूब बच्चे थे, 100 के लगभग आते थे, अब बिल्कुल 20 और 30 में सिमट गए। तो भारतीय भाषाओं का सबका यही हाल, बस हिंदी बची हुई है जो 400 और 500 के बीच में चल रही है। हो सकता है, अच्छा जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो पिछला मुझे ध्यान है जब गिनती शुरू हुई, वास्तविक जो हिंदी माध्यम में थे 7 और 8 बच्चे, 700 और 800 जो सिलेक्शन में थे,
उसमें 7 और 8 बच्चे। तो अब मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ ये है कि ऐसा क्या है, क्या हो गया ऐसा। नॉलेज में तो मैं नहीं मानता कि हमारा साहित्य या हमारी हिंदी में जो पुस्तकें हैं वो कोई कमतर होती हैं। खूब बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे इंटेलिजेंट भी होते हैं। मैंने एक थोड़ा सा स्टडी किया, खुद भी किया। मैं भी सिविल सेवा का एस्पिरेंट रहा हूँ, तो उस समय झलक था, अब कुछ अलग है। तो मैंने देखा करके ये सारे रिपोर्ट देखे कि ऐसा क्या कारण है कि हमारे बच्चे, हिंदी के बच्चे क्यों पिछड़ रहे हैं। तो कहीं उसमें क्या लिपि का कोई योगदान है, लिपि की कोई भूमिका है, उस पर मैंने एक पॉइंट लेके फोकस किया और मैंने पाया, आश्चर्यजनक तथ्य पाया कि लगभग 4000 शब्दों में एक पेपर करना पड़ता है। एक पेपर, 4 पेपर जनरल स्टडीज के और 2 पेपर सब्जेक्ट के, और निबंध और इंग्लिश और ये अलग है। तो मुख्यतः 4 पेपर की बात कर रहा हूं मैं जो जनरल स्टडीज के हैं। 4000 शब्दों को 3 घंटे में लिखना मैक्सिमम लिमिट है ये। आप कह सकते हैं कि ये तो भाषा कौशल है, आप कम में भी कर सकते हैं उसी बात को, लेकिन अध्ययन ये बता रहे हैं, सर सहमत होंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय से आए हैं सर, कि एक्सप्लेनेशन हिंदी में ज्यादा करना पड़ता है। किसी बात को समझाने के लिए हमें ज्यादा शब्दों की जरूरत पड़ती है बजाय अंग्रेजी के। तो आप बताइए, जब वो अपनी बात को स्पष्ट करता जाएगा तो लास्ट क्वेश्चन जब आएंगे तब तक उसका 3 घंटे का टाइम पूरा होता है। अंग्रेजी मीडियम वाला विद्यार्थी क्या कर रहा है, 15 मिनट बचा रहा है रिवाइज करने के लिए। हिंदी मीडियम वाला लास्ट में संघर्ष कर रहा है कि किसी तरह क्वेश्चन पूरे हो जाएं। और मैं मानता हूं अच्छे बच्चों के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हर पेपर में छूट जाते हैं, और एक जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर का होता है। अब आप देखिए, 15 और 15 30, अगर 2 क्वेश्चन छूट जाते हैं तो 30 मार्क्स जो उसके पहले ही पिछड़ गया वो। तो ये सभी नागरिक हो, हम सभी एक हो, हम सभी भारतीय हो। आज इस समारोह में मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा टाइम लेता हूँ, 2 मिनट। आपको मालूम होना, नागर लिपि, ये लिपि पूर्व कालों में लिपियों का कमी था, क्योंकि गोपनीय से ही जीते थे। मानव एक जंतु के वैसा जीने के बाद नागरिकता जैसे जैसे आगे बढ़ते ही भाषा का विकास हुआ, लिपि का विकास हुआ। कई हजारों साल पहले ब्रह्मलिपि से हुए कुछ लिपियों में नागर लिपि की मुख्यता आई थी। शारदापी लिपि से और नागर लिपि इसमें जुड़ी है। नागर लिपि वास्तविकता प्रामाणिक से कोई भी प्रामाणिक नहीं कर सकता कि नागर लिपि ये हरियाणा में हुआ, पंजाब में हुआ, ऐसा नहीं कर सकता। कुछ लोगों का मानना है वाराणसी में नाग लोगों से, ब्राह्मण लोगों से, अतिराय ब्राह्मण, सनातन ब्राह्मण से नागरिक लिपि का उद्भव हुआ, चरित्र कहता है। और हिंदी का विकास आपको मालूम होना, हिंदी का विकास 1000 साल से ही हिंदी का विकास हुआ। हिंदी में अरबी है, फारसी है, उर्दू है और अन्य भाषाओं का मिश्रण भी हिंदी संस्कृति है। इसमें हिंदी का लिपि जोड़कर देवनागरी लिपि बनाए। ये देवनागरी लिपि से ही लिपि का महत्व हुआ, और ये लिपि नागर लिपि जोड़ने से नागर लिपि सरल, सुंदर और सौंदर्य लिपि से प्राचीन काल से ही वो विकास हो रहा है, और विश्व में मूल लिपि के वैसा, वैज्ञानिक लिपि के वैसा प्रचार कार्य महत्वपूर्ण हो रहा है। इसके साथ ही साथ ये लिपि जैसा पढ़ते हैं वैसे ही लिखते हैं, जैसा बोलते हैं वैसे ही करते हैं। ऐसा ये लिपि में इसका महत्व सभी भाषाओं में नहीं है। अन्यथा कुछ दक्षिण भारत में कन्नड़ा और तेलुगु लोग नागर लिपि, देवनागरी लिपि को अपनाया, और हिंदी लिपि में, संस्कृत लिपि भी उनमें 2 भाषाओं में है। मगर तमिल और मलयालम में वो लोग नहीं माने हैं, राजाश्रम से वो लोग नहीं माने हैं। वो लिपि
25-26 अक्षरों से तमिल भाषा उनका लिपि और मलयाली है। एक ही अक्षर से 4 शब्द 8 शब्द भी बोलते हैं। फिर भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं। कई अंडमान निकोबार में भी अभी अंग्रेजी लोग प्रचार कर रहे हैं कि लिपि को हिंदी विकास के लिए देवनागरी लिपि को जोड़ने के लिए भारत देश अभी कोशिश भी नहीं कर रहा। अंग्रेजी लोग आके कई खंडों से आके वो लिपि को विकास कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ भारतीय लिपि को प्रचार सम्मेलन से ये नहीं है कि इसका लिपि का प्रचार होना है। पहले भारतीय नागरिक लोगों में नागरिक लिपि का महत्व अक्षर अभ्यास से होता है। जब भी लिपि का महत्व मालूम होता है। जैसे अहिंदी प्रांतों में हिंदी का प्रचार महात्मा गांधी ने 1918 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा प्रारंभ किया। व्याकरण सहित प्रचार कार्य के लिए हिंदी प्रचार प्रशिक्षण विद्यालय प्रारंभ किया था। उसी से ही करोड़ों लोग हिंदी सीखे। आज मैं हिंदी सीखा। हमारे पिताजी चौहाकुर नरसिम्हा एक बड़े विद्वान कैसे बने, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर हिंदी को अपनाए। वो मातृभाषा तेलुगु है, फिर भी उन्होंने हिंदी को अपनाया। संस्कृत वाराणसी में सीखा है और उसके साथ साथ तेलुगु का भी उन्होंने सीख कर त्रिभाषा सूत्र अमल लेने के लिए केंद्र सरकार से लगातार उन्होंने आंदोलन किया था। उन्होंने 90 साल में मर गया था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा महात्मा गांधी के उन्होंने बोला कोई संस्था खोलने के लिए कई लोग आते हैं मगर वो संस्था का निभाना 100 साल पूरे हुआ है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार आगे और 100 साल और जीवित रहा है। इसीलिए मैंने ये सभा बोलता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ और सुझाव भी देना चाहता हूँ। नागर लिपि का विश्वविद्यालय एक भारत देश में प्रारंभ किए तो अच्छा है। मैं समझ रहा हूँ अक्षर अभ्यास भी नागर लिपि और देवनागरी लिपियों का सुंदर लिपि बनना है तो अनिवार्य एक विश्वविद्यालय प्रारंभ करने के लिए महान भावों से मैं प्रार्थना करता हूँ। वैसे ही आपको मालूम है भूटान एक महान देश है। भूटान के जो भी नागरिक है अच्छे सच्चे हैं मगर विद्या में और विनय में भी भूटान आगे है। इसीलिए ये नेपाल सनातन धर्म के भारतीय भाषाओं ही नहीं, नेपाल आपको मालूम होना है पूरे भारत में विश्व में हिंदू तत्व नेपाल में ही ज्यादा है। आप सोच विचार करना है नेपाल में भी संस्कृति सभ्यता अभी बची है। इसीलिए भारतीय संस्कृति सभ्यता को आगे चलाना है तो हिंदी के साथ साथ नागर लिपि देवनागरी लिपि का प्रचार कार्य भारत सरकार ने अभी मोदी सरकार आने के बाद ज्यादा हो रहा है। होने के लिए महान भावों के से प्रार्थना यूरोप से आए और कहीं से आए प्रचार कर रहे हैं। उसीलिए हमने धन्यवाद समर्पित करते हैं। आगे आप जैसे महान भावों से मिलकर बहुत खुश हूँ। साथ बोले कंपलसरी आना है मुझे, इसीलिए मैं फ्लाइट में आना पड़ा। मैं गवर्निंग बॉडी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में मैनेजिंग ट्रस्टी चेयरमैन यूनानिमस हुआ था, वो मीटिंग भी हुआ था। सो हिंदी दिन दिन थोड़ा आगे बढ़ना है तो प्रचार कार्य के लिए अनुदान भी होना है। ये रुकावट हो गई। केंद्र सरकार ने हजारों आपको मालूम है भाषा लिपि संस्थाओं का अनुदान रोक दिया है। इसके लिए आप लोग भी एक कागज लिखकर भारत सरकार को मोदी सरकार को आपने निवेदन करें तो कम से कम कई आचार्य लोग बनते हैं, अध्यापक लोग बनते हैं, हिंदी प्रचार कार्य देवनागरी लिपि सुचारू रूप से होता है। धन्यवाद। आगे दे दो। शहर
बताइए सर। बता रहे हो सर। मंजिले शहर आप बलजीत सिंह जी हैं। अभी जो आज यहाँ इस मंच के माध्यम से जिनका विमोचन किया जा रहा है, मैं उन पुस्तकों की चर्चा कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त तो 1 दर्जन पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं और आप डॉक्टर रामनिवास मानव जी के शिष्य हैं। ये अति महत्वपूर्ण है। अगली बार भारत के रंग रंगीले गाँव लिखे हैं। अगली बार भारत के रंग रंगीले गाँव लिखे कामना के साथ। मुझे जब सर बता रहे थे मेरे बारे में कि मैं अपना परिचय कैसे देती हूँ, तो मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं भारत की बेटी हूँ, सूरीनाम की बहू हूँ और नीदरलैंड की निवासी हूँ। इसमें मुझे कहीं भी हिचकिचाहट नहीं होती हिंदी में बोलने में। और यही मैं बताना चाहती हूँ, मैंने ऐसा महसूस किया जब सर सूरीनाम के बारे में बता रहे थे कि बहुत कम जानकारी है। मुझे ऐसा लगता है कि फिजी ने और मॉरिशस ने सूरीनाम और गुआना को ढक दिया। तो मैं बहुत कम शब्दों में, देवनागरी लिपि की बात बहुत हो गई है, हिंदी वहाँ कैसे रही, सूरीनाम से हॉलैंड कैसे पहुँची, नीदरलैंड कैसे पहुँची, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देती हूँ। ये कहानी शुरू होती है 1873 से 1934 के बीच में, जब ब्रिटिश राज्य था और डच लोग यहाँ आए थे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, डच लोग जो है वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं हमारे, जैसा कि अभी कहा भाई साहब ने, पंकज भाई साहब ने, हरियाणवी लोगों की तरह। तो ब्रिटिश लोगों ने कहा ठीक है भाई, आप आओ रहो, लेकिन भारत आपको नहीं देंगे, क्योंकि भारत तो सोने की चिड़िया है, आपको कौन देगा, अपना बहुमूल्य चीज़ कौन देता है। तो उन्होंने कहा आपको यहाँ से जो चाहिए हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा हमारी जो वित्तीय व्यवस्था है वो बहुत नीचे आ गई है, तो हम चाहते हैं यहाँ से कपास की खेती के लिए और गन्ने की और धान की खेती के लिए आप हमें किसान दें। तो उन्होंने कहा हाँ मिल जाएंगे। उस समय क्या हुआ था, जो आंदोलन चल रहा था दास प्रथा के लिए, तो दास प्रथा तो बंद हो गई थी, अब दास बना के तो नहीं लेके जा सकते थे। तो आज भी वो प्रथा शुरू है, वैसे हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट आर्बाइदर हम लोग बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर जाते हैं विदेश में नौकरी करने के लिए, ये उसी का प्राचीन रूप समझ लीजिए 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में। तो उन्होंने 5-5 साल का एग्रीमेंट किया कि भाई आप 5 साल के लिए चलिए हमारे साथ, क्योंकि उस समय आर्थिक व्यवस्था भारत की भी सही नहीं थी, जातिवाद बहुत फैल गया था, लोगों में एक हीन भावना सी भी आ गई थी कि हमको कोई पूछ नहीं रहा, लगान इतना बढ़ गया है, खेत बिक चुके हैं, कुछ है नहीं, क्या करेंगे। बेचारों ने बात मान ली, कुछ खुशी खुशी गए, कुछ मजबूरी में गए, लेकिन एक 5 साल का एग्रीमेंट हुआ कि चलो श्री राम के गांव चलते हैं। अब श्री राम का जहाँ नाम हो वहाँ कौन मना करेगा जाने से। गए वो लोग, जैसे ही वहाँ उतरे 2.5 महीने की यात्रा के बाद 5 जून को, तो वहाँ पे ना श्री राम थे, ना भगवान थे, न जमीन थी, जंगल था, दलदल था। और ऐसा जंगल था कि आप दिन में भी वहाँ पैर नहीं रख सकते थे। लेकिन वहाँ पर दास थे, अफ्रीकन लोग पहले से मौजूद थे, तो कैसे बोलते हैं, आदिवासी लोग जैसे कि यहाँ होते हैं वैसे वो वहाँ पर थे। तो भारतीय तो जैसे आपको मालूम ही है, कठिन परिश्रम के लिए ये लोग प्रसिद्ध हैं। तो इन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा भारत बसाया, इंडिया नहीं बसाया, भारत बसाया। मैं भारत क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब हमारे पूर्वज वहाँ गए थे तो अपने साथ वो अंग्रेजी की पुस्तक नहीं ले गए थे, पैंट भी नहीं ले गए थे, धोती कुर्ता घाघरी, रामायण महाभारत, ढोल ताशे। और क्योंकि किसान लोग पहले गए थे तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा गुण था जो पढ़े लिखे नहीं थे कि वो बहुत अच्छे तरीके से भजन गा सकते थे, चौताल बजा सकते थे, लौंडा का नाच, क्योंकि ज़्यादातर लोग उत्तरी भारत से गए थे, तो लौंडा का नाच जो है, जैसे इन दिनों बरसाने में भी होता है, स्वांग रचा के हम लोग, जो पुरुष होते हैं वो स्त्री के कपड़े पहन के नाच करते हैं, तो हम लोग उसे लौंडा का नाच बोलते हैं। वैसी संस्कृति हम ले गए थे। और जब वहाँ दुखी होते थे सारा दिन से, तो एक चौपाल से में कहीं इकट्ठे हो जाते थे और अपनी भाषा में बतियाते थे। तो
उस समय ना हमारे पास कोई मुद्रण का साधन था कि हम जो गा रहे हैं या लिख रहे हैं उसको कहीं छपवा लें। तो जो 2-4 लोग पढ़े लिखे थे वो उन्होंने हाथ से ही लिखा। अभी पिछले वर्ष 150 साल पूरे हुए हैं अप्रवासी दिवस के, तो वहाँ उन्होंने शुरुआत की। थोड़ा समय बीता, 5 साल बाद उनको कहा गया भाई अब तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म हो गया, अब आप जाना चाहो भारत तो जा सकते हो। कुछ लोग आए भी भारत। जब वो भारत आए तो उन्होंने कहा भैया तुम 7 समुंदर पार गए हो, जात खोकर आ गए हो, अब तुम्हारी यहाँ जगह नहीं है। कुछ लोगों ने सोचा अब ये देखो 5 साल बाद आया है, ये जमीन में से हिस्सा ले लेगा, घर बांट लेगा, तुम जाओ। तो कुछ लोग रहे यहाँ पर जिनको अपनाया गया, बाकियों को फिर वापस वहीं जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा जब हमको यहीं रहना है, सब कुछ यहीं करना है, तो हम यहीं भारत बसाते हैं। तो उन लोगों ने अपने खर्चे से वहाँ मंदिर स्थापित किए। अच्छा, फिर जब 5 साल हो गए तो उन्होंने कहा अब ना आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजो। भारतीयों को लगा भैया ये गोरे लोग हैं, स्कूल में जाएंगे तो अपनी भाषा पढ़ाएंगे, ईसाई भी बना सकते हैं बच्चों को। हम में से जो थोड़े बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं घर में ही पढ़ाते हैं। तो इस तरह से शुरू हुई हिंदी की शुरुआत वहाँ। और उसके बाद थोड़े से लोग और समृद्ध होते गए, तो वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी तक स्कूल थी। उसके बाद जो लोग खर्चा उठा सकते थे वो लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भारत भेजते थे, जिसमें से मेरे ससुराल का परिवार भी एक था, ननन पांडे परिवार, जिन्होंने अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए यहाँ भेजा। तो हमारी जो आजा थे वो आदरणीय कमलापति त्रिपाठी जी के बैचमेट थे, और उनके सहयोग से उन्होंने पहली बार सूरीनाम में सरस्वती पूजा स्थापित की। 65 साल तक वो हिंदू महासभा के सभापति रहे, आज 94 साल के हैं। और एक परंपरा चली आ रही है भारतवंशी जो वहाँ है कि हर घर में एक मंदिर है। चाहे बच्चा, क्योंकि वहाँ जाते ही उनको डच पासपोर्ट मिल गए थे, डच बोलना कंपलसरी था, लेकिन उन्हें घर में अपनी भाषा बना के रखी। तो ऐसा तो नहीं कह सकते बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलते थे, लेकिन हिंदी, अवधी, मगही सबको मिला के एक भाषा तैयार की जिसका नाम था सरनामी हिंदी। तो सरनामी हिंदी जब बच्चों की दिलचस्पी जागी और वो थोड़े भारत आए तो उन्होंने कहा अरे हम यहाँ संस्था बनाते हैं। लेकिन उस समय संस्था को ज़्यादा सहयोग नहीं मिला वहाँ की सरकार से, इसलिए उन्होंने अपनी संस्था बनाई सूरीनाम हिंदी परिषद, जिसको पिछले साल 45 वर्ष हुए। फिर बाद में जब दूतावास वहाँ खोले गए, भारत के दूतावास सूरीनाम में, तो वहाँ के दूतावासों ने सहयोग किया और इसका पाठ्यक्रम जो बना वो गांधी जी का पाठ्यक्रम था वर्धा, और वही पाठ्यक्रम आया हॉलैंड में, क्योंकि 1975 में सूरीनाम जब आज़ाद हुआ डच लोगों से, तो वो उनको अनुमति मिल गई थी कि आप हॉलैंड आ सकते हैं। तो उन्होंने फिर से मेहनत की और फिर से हॉलैंड में भारत बसाया, और आज हॉलैंड में हमारे 50 सनातन धर्म के मंदिर हैं, हमारे प्रवासी भारतीयों ने जो अपने खर्चों से बनाए हैं। 5 हिंदू स्कूल हैं जिनके नाम सरस्वती विद्यालय है, ऐसे करके हिंदी नाम है उनके, प्राइमरी स्कूल है। क्योंकि वहाँ नीदरलैंड में क्या है कि आपको अनुमति नहीं है दूसरी भाषा के स्कूल खोलने की, लेकिन फिर भी हमारी लगन देखकर उन्होंने एक भाषा को, हिंदी भाषा को उसमें रखा हुआ है। तो प्राइमरी हम इसलिए चाहते थे कि हमारे बच्चों को अगर जड़ से मजबूत किया जाए तो हिंदी आगे मजबूत हो जाएगी, तो इसलिए हमने प्राइमरी में वो रखा कि आप हमें प्राइमरी स्कूल में ये दीजिए। और सन 1983 तक वहाँ पर लाइडन यूनिवर्सिटी, जो बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हिंदी का एक डिपार्टमेंट था। प्रोफेसर मोहन कांत गौतम जो 1960 में वहाँ गए थे, उन्होंने बहुत हिंदी के लिए वहाँ पे काम किया और हिंदी परिषद नीदरलैंड की स्थापना की। हिंदी का एक चैनल चलाया ओम, जिसमें हमारे सांस्कृतिक जानकारी के साथ साथ भाषाई जानकारी भी दी जाती थी। 15 सालों तक वो चैनल बहुत अच्छे से चला। और फिर मैं भी इस काम में छोटी सी आहुति, जब मैं वहाँ पहुँची 20 वर्ष पहले, तो मुझे लगा अरे जब ये लोग इतने वर्षों से संभाल सकते हैं हिंदी, तो मैं भी थोड़ी सी आहुति इसमें दे सकती हूँ इस पुण्य काम में। तो मैं भी इस काम के साथ जुड़ गई। वैसे मैं वहाँ की टाउन हॉल समिति की, परामर्श समिति की सदस्य हूँ नीदरलैंड की। लेकिन मुझे लगा जब मेरे खुद के बच्चे भी, अरे मेरे बच्चे भाषा भूल जाएंगे, क्योंकि हम डच
बोलते पढ़ते खाते पीते हैं तो मेरी भाषा भूल जाएंगे। इसलिए मैंने अपने बच्चों के लिए शुरुआत की थी वहाँ के बाल साहित्यकार के उपन्यास को हिंदी में करने की। तो उसको क्योंकि वहाँ पे हिंदी लाइब्रेरी में हिंदी की पुस्तकें नहीं थी पुस्तकालय में, तो ये एक छोटी सी शुरुआत थी मेरी। और इस शुरुआत में मेरा जो स्कूल के डायरेक्टर थे वो बाल साहित्यकार थे, उन्होंने सहयोग दिया। इस बार इसका दूसरा एडिशन छपा है जो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो हिंदी समझ सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। तो एक तरफ इसमें देवनागरी हिंदी है और दूसरा पेज जो है व्हाट्सएप की हिंदी या रोमन हिंदी, ताकि वहाँ का साहित्य यहाँ तक पहुँचे और यहाँ का साहित्य या यहाँ की संस्कृति सूरीनाम और हॉलैंड तक पहुँचे। मैंने सोचा जब मैं इन 3 देशों को रिप्रेजेंट करती हूँ तो एक सेतु का काम मैं अच्छे से कर सकती हूँ, तो इसलिए ऐसे वहाँ पे हिंदी की शुरुआत हुई। और मैं हिंदी के बहुत सारे कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ की सभ्यता को यहाँ तक ले आऊँ हिंदी के प्रयास से। और देखिए बहुत अच्छी बात सर ने भी अभी कही थी, जो हमारे यहाँ देवनागरी में और हिंदी में जो शब्द हैं, हर शब्द के पीछे एक अर्थ है और उस अर्थ के साथ साथ रिश्ते हैं, उन रिश्तों में सम्मान है। नीदरलैंड में क्या है, आप बोलते हैं ओपा, अब पता नहीं ये माँ के पिता के बारे में बात कर रहे हैं या पापा की, ये नाना है या दादा है, दोनों के लिए एक ही शब्द है ओपा। और नानी के लिए शब्द है ओमा, नानी भी ओमा है दादी भी ओमा है, हमें पता ही नहीं है ये किसकी बात है। अभी देखिए रिश्ते कितने हैं हमारे यहाँ, मामा है, चाची है, चाचा है, ताऊ है, दादा है, ये सब रिश्ते हैं। उनके यहाँ अंकल है, अंकल तो अंग्रेजी का है, उनके यहाँ चाचा, मामा, ताऊ, इन सब के लिए एक नाम है ओम। जो है वो भी इन लॉ है। हाँ, जो है वो भी इन लॉ नहीं वो उसमें नहीं है। हाँ जी, हाँ। और देखिए हम जब बोलते हैं कि हमारे ताऊ जी हैं, ये हमारे दादाजी हैं, तो वो सिर्फ रिश्ता हम नहीं बताते हैं, उस रिश्ते के साथ हम सम्मान दिखाते हैं कि ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे ताऊ जी हैं। तो वो सम्मान वहाँ नहीं आता। ओम, तांत, अब पता ही नहीं चाची है, बुआ है, मौसी है, पता नहीं कौन सी तांत है, फिर पूछना पड़ता है भैया क्या है। हाँ अच्छा, अब हम बड़े आसानी से बता देते हैं कि ये मेरी भांजी है, ये जो है ये मेरी कजन है और ये मेरी चचेरी बहन है। और वहाँ पे क्या आता है, ये मेरी निख्त है, ये मेरा नेफ है। अब पता नहीं ये कौन सा नेफ है, तुम्हारी मौसी का बेटा है, चाचा का, ताऊ का, किसका बच्चा है, ये भांजी है। तो आपको पता लग रहा है मेरी बहन की बेटी है। अभी उनको बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा ये किसकी बेटी की बात कर रहे हैं, किस कौन से वाले रिश्ते की दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं। तो हिंदी जो है, मैं जब अभी मुझे 20 साल हो गए वहाँ रहते हुए, और करीब 18 वर्षों से मैं जो भारतीय समुदाय है, प्रवासी भारतीय समुदाय, वहाँ पे हर 15 अगस्त को अपने भारत की शान में 2 शब्द बोलने का मौका मुझे मिलता है। तो मैं वहाँ पर, मेरी कोशिश होती है कि मैं उन लोगों को बताऊं कि हम ऐसे वाले नहीं हैं, हम ऐसे वाले हैं, हम राजा हैं, ये चोर हैं। ये बिल्कुल सही है। चुरा के लेके गए वो लोग तो समुद्री लुटेरे थे, उनकी कोई संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति से उन्होंने सीखा। आयुर्वेद क्या है, अब वो बुद्धा की संस्कृति वहाँ अपना रहे हैं, सनातन की संस्कृति वहाँ अपना रहे हैं, क्योंकि उनको धीरे धीरे इंटरनेट के द्वारा, हमारी हवाई सेवा के द्वारा और सरकार के OCI कार्ड के द्वारा इतनी आसानी हो गई है कि वो भारत आके रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो मेरे गोरे कार्यकर्ता हैं साथ में, वो पूछते हैं तू भारत में अंग्रेज हैं? मैंने बोला अरे नहीं है ना, बहुत साल पहले चले गए। तो सब अंग्रेजी क्यों बोलते हैं? तो यहाँ मैं थोड़ी सी शर्मिंदा हूँ कि अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूरोप के आप किसी भी देश में जाएंगे, वहाँ अंग्रेजी नहीं आपको सुनने बोलने को मिलेगी। अंग्रेजी भाषा जो है वो सिर्फ पर्यटन की भाषा है, पढ़ाई लिखाई व्यवहार संबंधों की भाषा वो नहीं है। इसलिए जो बच्चे सोचते हैं, जो युवा सोचते हैं कि हमें हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी पर ध्यान देना है और हम अंग्रेजी पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे या उसकी पकड़ कसकर रखेंगे अंग्रेजी की, तो हम विदेशों में आराम से काम चला लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अंग्रेजी से सिर्फ आप
जो मिनी इंडिया बन चुके औपनिवेशिक देश हैं, लंदन, कनाडा, अमेरिका, वहाँ काम चला सकते हैं, यूरोप में नहीं चला सकते। जब आप अपनी हिंदी वहाँ बोलते हैं तो वो लोग आप पर अभिमान करते हैं। मैं 20 वर्ष पहले गई थी और मैं सरकारी तंत्र में काम करती हूँ, तब भी मेरी बिंदी यहीं थी, आज भी मेरी बिंदी यहीं है, चाहे मैं मेयर के साथ बैठी। बिल्कुल, इसीलिए मैं बोलती हूँ माथे पे लगा के बिंदी हम पढ़ेंगे हिंदी। और यही मैं वहाँ के युवाओं को भी यही सलाह देती हूँ, अपनी भाषा, अपने संस्कार कभी मत छोड़िए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपकी बिंदी को और आपकी शानदार हिंदी को सलाम। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाम। फुल्या लाला सिलगढी को पल्ला चाला कलाउ फुल्या लाला, छोडसंगी पिछौडी चाला फाल्छु माया जाल, पिछौडी फाल्छु माया जाल बोटन। इसके साथ ये तो मेरी अपनी मातृभाषा में बोला था, मैं समझ में नहीं। और डॉक्टर साहब के जब समीप आ गए, हम हिंदी में भी बोलना और अपने शब्द भाव व्यक्त करने की क्षमता विकसित हुई है। हाथ मिले, पाँव मिले, बोली वचन प्यार मिले, कला खिले गला मिले, हृदय की धड़कन मिली, संस्कृति की झाल मिली, साहित्य की जाल मिली, आते जाते ताल मिली, हम सब की बात मिली, तब तो हम यहाँ आए। परम आदरणीय वंदनीय व्यक्तित्व विद्वान जनों को मैं सबसे पहले सादर नमन करता हूं। मंचासीन प्रबुद्ध व्यक्तियों, उपस्थित मान्यजनों को सादर नमन, ढोक प्रणाम व्यक्त करता हूं। अंतर हृदय से हार्दिक आभार और सम्मान भी व्यक्त करता हूं। मानव शब्द का व्याख्या सुन चुके हो। मैं भी आज से करीब 1.5 दशक हो गए वहां के समीप में शिष्यता प्रदान करते हुए। इसलिए अब मैं ये निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि जो समाज के लिए, देश के लिए भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति के धरोहर पुरुष है, वो मानव नहीं रह गए, महामानव हो चुके हैं। उनको मैं महामानव कहना चाहूँगा। जिसकी प्रेरणा और जो उनका कोई हमें संदेश आता है या सलाह आती है, उसको हम आदेश मानते हैं, क्योंकि हम गुरु का आदर करना आता है, हमें गुरु को प्रणाम करना आता है। सामीप्यता में बैठ के सद्गुणों का विकास में मेरे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा है। इसलिए मैं ऐसे महामानव जी को और माता जी को, ये ट्रस्ट परिवार को और पंकज जी का ध्वनि तो सुनते ही मैं शुरू के दिन में जिस दिन यहाँ आया था वही थे संसाधक, आज भी उनको पाया। ये ध्वनि मेरे कानों पर गूंज रहती है जब मैं समारोह में जाता हूँ। सहभागी होने का सौभाग्य मिला, विचारों के आदान प्रदान और जो सीखने का अवसर मिला, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आज के प्रबुद्ध व्यक्तियों से जो विचार आप और हमें सुनने मिले, सीखने का अवसर मिला, इसके लिए इससे हमारा मिलन में को पुनर्जागृत किया है और नए संबंधों की ये भी कड़ी हो सकती है, क्योंकि देवनागरी की लिपि का प्रयोग करते हैं नेपाल में। भले वो बोली उनका अलग अलग है, भाषा एक अलग है, लेकिन लिपि एक ही है। ऐसे और नेपाल की उनकी संरक्षण के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, संविधान की धारा 1 में उल्लेख कर दिया है। नेपाल के संविधान के
धारा 1 में क्या लिखा है कि नेपाल में बोली जाने वाली सब भाषा नेपाली भाषा है, वो राष्ट्रीय भाषा है, ऐसी मान्यता दी गई है। लेकिन बहुत गौरव की बात है कि उसी धारा प्रस्तावना में लिखा है कि देवनागरी की लिपि में लिखा हुआ नेपाली। उसकी संरक्षण के लिए संघीय स्तर पर जो सरकार, नेपाल सरकार काम करती है, उसकी आधिकारिकता की कामकाज की भाषा भी वही बनाया है, कोई और भाषा नहीं है। भाषा जितनी देश और समाज में बहुत भाषाएं होती है, लेकिन उसका संरक्षण होना जरूरी है, क्योंकि वो संस्कृति से जुड़ा हुआ पाता है। इसलिए नेपाल सरकार ने जो 7 प्रदेश बनाए हैं नेपाल के, उनमें 14 भाषा का सिफारिश किया है। अब वो प्रदेश की आधिकारिक भाषा रहेंगे, लेकिन उनकी लिपि देवनागरी की। अब हम नेपाल के अतिरिक्त 7 प्रांतों की, प्रदेशों की भाषाएं मिलेगी नेपाली के अतिरिक्त भी, लेकिन उनकी लिपि देवनागरी की है, ये सिफारिश भाषा आयोग ने कर चुके हैं। और अब ये मुझे इतना विद्युत वर्गों के जो समीप में बैठने का अवसर मिला, इसमें मैं देवनागरी की लिपि का महत्व क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई, इसका क्यों बचाना है, ये देवनागरी की समस्या क्या है, उसको समाधान कैसे किया जाए, यहाँ मैं व्याख्या करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इतने प्रबुद्ध व्यक्तित्वों के सामने मैं एक शिकारो आदमी हूँ। मैं तो पहले खुद समझना है और दूसरों को समझाना है। जब खुद समझेगा और दूसरों को समझाएगा, उससे आत्मीयता आएगी, सामीप्यता बढ़ेगी, भातृत्व विश्व बंधुत्व की भावना की विकास होगा। इसके लिए पुरातात्विक अध्ययन होना जरूरी है। जो पुरातात्विक अध्ययन, इतिहास अनुसंधान के विद्यार्थियों को के लिए ये भाषा जानना जरूरी है, ये लिपि जानना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से ग्रंथें इस लिपि में लिखी हुई है। इतिहास से सीखते हैं, उत्साहित होते हैं और उसी के आधार पर नया अनुसंधान करते हैं ना। इसलिए भी ये जरूरी है कि हमारी सभ्यताएं, पुरातत्व, इतिहास का अध्ययन के लिए हमें लिपि का ज्ञान होना जरूरी है। पर्यटन, व्यवसाय और शिक्षा के लिए तो आवश्यक हो गया। अब क्या किया जाएगा इसको संरक्षण के लिए? ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रयोग करें, पत्र पत्रिकाएं बनाए। छोटी सी एक उदाहरण, ये पत्रिका निकलती है, मैं इसका प्रधान संपादक था। ये राम निवास मानव जी का एक कविता हमने इसमें छापा। इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे नेपाली भाषा में है। पत्रिका तो नेपाल के, नेपाल में है, लेकिन डॉक्टर साहब का हमने एक स्थान देकर वो कविता फेंकी, तो उसमें तो केवल अक्षर फर्क थे, नेपाली अक्षर और हिंदी अक्षर, लेकिन उसका भाव, क्योंकि वो देवनागरी में लिखा हुआ था डॉक्टर साहब ने। वो लिपि नेपाल की भी लिपि है, नेपाली कवि ने। आजकल साहित्य संगम के किसी कार्यक्रम में आएंगे तो उनका ये धुंधला है नेपथ्य। इससे पहले मैंने छापा था एक दोहा, वो अभी वो लोग, वहां के साहित्यकार लोग ये गाते हैं, क्योंकि ये जब ये अनुवाद हुई, अनुवाद तो हमने इसको किया नहीं है, अब करेंगे, लेकिन अनुवाद से पहले वही शब्द में देवनागरी की लिपि में लिखा हुआ ऐसे स्थान मिले। ये ज्यादा से ज्यादा होना है, क्योंकि हमारा ज्ञान संस्कृति से जुड़ा है। संस्कृति बहुत प्यारी होती है। जो विंध्या से संस्कृति की बात आई, आदमी अपनी संस्कृति पर जब मिल जाता है, उसमें अपनापन आ जाता है और मानव होके सीखने की नैतिकता झलकती है। उससे एक ये आपसी एकता और मेल मिलाप का प्रतीक मुझे लगता है। देवनागरी में भी लिखे हुए ग्रंथों और संदेशों को आध्यात्मिक चिंतन का है, विश्व बंधुत्व की भाव उसमें मिली जाती है। अब आयुर्वेद और ज्ञान योग हमारी संपदा है।
अंग्रेजी दवाई खा के हम क्या हो गए, साइड इफेक्ट है, दुनिया है। अब इसकी खोज और अनुसंधान करने के लिए वो ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भी हमें तो लिपि तो आवश्यक है ना। इसलिए मैं आप लोगों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, ये सीखने का और उत्प्रेरण करने के लिए नेपाल से संगम को निमंत्रणा करके आपने उन्हें गौरवान्वित किया है। ये बहुत कुछ, आज तो मैंने क्लास लिया है, प्रोफेसर सरों ने बोल दिया है कि हमें क्लास लेके भेज रहे हैं। ये आप लोगों की समयपता हमारे देश में भी मैं आमंत्रित करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये संदेश वहाँ पहुँचना जरूरी है जो आपने किया। ये संदेश हम दो भाई हमारे मोहन प्रसाद चौधरी जी जो नेपाल के संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, वो विश्वविद्यालय जुड़ चुका है। ढाका साहब से सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय और त्रिभुवन विश्वविद्यालय पहले से जुड़ चुके थे, लेकिन अब एक ठप हो गया है। इसमें हम प्रयास करेंगे। सभी जनों को सादर नमन भी करता हूँ। बहुत ही आत्मीय माननीय का व्याख्यान रहा। आपने भाषा और लिपि की जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान खींचा। निश्चित रूप से हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, इन तथ्यों का भी हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और भाषा और संस्कृति तो बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। मनुष्य ही भाषा के कारण बनता है। भाषा ही है, लगभग 10,000 वर्ष पहले जो मानवीय सभ्यता में भाषा का आगमन हुआ, तो ही तो अन्य जीवों से हम इतर हो पाए। अपने लगातार अनुभवों को उसके माध्यम से सजोना और एक पीढ़ी के माध्यम से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, तो ये भाषा और संस्कृति के माध्यम से और लिपि के माध्यम से ही हो पाता है।